नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गवाही नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गवाही नॉवल का पार्ट 5। सामने हनी बियांको खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ था कि कब गाना गाना और पियानो बजना बंद हुआ था। हेलो एवरीबॉडी, वो मधुर स्वर में बोली। राजेश ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाँह थामी और परे सरक कर उसे अपने पहलू में बिठा लिया। ये मेरे बड़े भाई हैं, उसने परिचय दिया। नीलेश गोखले, इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, ग्रांट रोड थाने में एसएचओ हैं। भाई, ये हनी है, हनी बियांको, मेरी फ्रेंड। हनी ने बड़ी नज़ाकत से नीलेश से हाथ मिलाया। आई एम प्लीज टू मीट यू सर, फिर बोली। सो एम आई, जबरन मुस्कुराता नीलेश बोला। क्या पियोगी? राजेश ने पूछा। आई विल हैव अ पिंक लेडी प्लीज, वो बोली। पिंक लेडी जिन, अनार के जूस, अंडे की सफ़ेदी और नींबू से बनने वाली कॉकटेल थी। राजेश ने वेटर को बुलाया और सबका ऑर्डर दोहराया। वेटर सहमति में सिर हिलाता चला गया। मैं 1 मिनट में आई, एकाएक हनी बोली। राजेश की भवें उठी। बस गई और आई। वो उठकर केबिन से बाहर निकली और हॉल में आगे बढ़ गई। प्रत्यक्ष उसका निशाना मैनेजर था, जो बार के एक पहलू में खड़ा था। उसने कुछ क्षण उससे बातें की और फिर वापस लौटी। तब नीलेश को महसूस हुआ कि उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट थी। उसकी फिगर इतनी शानदार थी और गाउन इतना टाइट था कि पहले चाल की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था, लेकिन तब उसने वो लंगड़ाहट साफ नोट की। उसके जेहन में बिजली सी कौंधी। अब उसे याद आ गया था कि उसने उसे पहले कब और कहाँ देखा था। उसने उस लड़की को 2 साल पहले पणजी में देखा था, जहाँ की वो सायाजी घुसालकर के हुक्म पर नौकरी से छुट्टी लेकर 4 दिन के लिए उसके साथ वहाँ गया था। उसने उस लड़की को पणजी के होटल मांडवी की लॉबी में देखा था, और जहाँ उसकी तरफ तवज्जो जाने की वजह यह थी कि वो इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की बैसाखियों के सहारे चल रही थी। ये बात वो मन ही मन बोला। वो लौटकर मुस्कुराती हुई यथास्थान बैठ गई। क्या बात थी? राजेश उत्सुक भाव से बोला। 3 सितारों वाले इंस्पेक्टर साहब के वेलकम की बात थी, वो मधुर स्वर में बोली, जो कि पहली बार यहाँ पधारे। मैंने मैनेजर से बात की है। क्या क्या बात की है? नो बिल टुडे, एवरीथिंग ऑन द हाउस। ओ नो, ओ यस, ही हैज़ ऑलरेडी इशूड ऑर्डर्स। वेल, थैंक यू, नीलेश बोला। यू आर वेलकम सर। वेटर उनके ऑर्डर के साथ लौटा। उस बार वो फिश फिंगर्स की प्लेट और काजू का कटोरा भी लाया था, ज़रूर मैनेजर के हुक्म से, बार की सम्मानित सिंगर की मनुहार पर। ऑर्डर सर्व करके वेटर रुखसत हो गया। सबने चीयर्स बोला। राजेश ने विस्की का घूंट भरा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? नीलेश बोला। बियर हुई, कन की उंगली उठाता वो बोला। बियर पीने पर मेरे साथ ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। हाँ, होके आता हूँ। वो चला गया। पीछे आमने सामने बैठे नीलेश और हनी रह गए। माय डियर, वो मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए, तनिक सक पकाती सी हनी बोली। तुम्हारी याददाश्त कैसी है? अजीब सवाल है। कैसी है? ठीक ठाक है, जैसी सबकी होती है वैसी है। फिर तो तुम्हें याद होगा कि 2 साल पहले 10 नवंबर की रात को तुम कहाँ थी? वो हड़बड़ाई। उसने सशंक भाव से नीलेश की तरफ देखा। ना याद आ रहा हो तो मैं कोई मदद करूं? आप क्या मदद करेंगे? बोलूंगा ना कि तब तुम कहाँ थी। आपको मालूम? मालूम, तभी तो बोलूंगा। ओके, बोलिए। गोवा में थी, पणजी में। आपको कैसे मालूम? क्योंकि इत्तेफाक से तब मैं भी था और मैंने तुम्हें देखा था। पणजी में कहाँ? होटल मांडवी की लॉबी में। मैं वहाँ थी, ये तो याद आया सर, लेकिन आप याद ना आए। क्या बड़ी बात है, मर्द का क्या है। तुमने कौवे में कौवा देखा, मैंने मोरनी देखी, बल्कि हंसिनी देखी। सर, यू आर टू मच। नीलेश हंसा। वे बात याद आने की, याद दिलाने की कोई वजह? उसने पूछा। है तो सही। क्या? मैं तुम्हारे साथ कुछ कंटिन्यूटी बनाना चाहता हूँ। क्या? तुम गलत समझ रही हो,
वो क्या है कि राजेश के साथ एक प्रॉब्लम है जिसको हल करने में तुम मेरी मदद कर सकती हो। प्रॉब्लम? राजेश के साथ? हाँ। कैसी प्रॉब्लम? तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आजकल राजेश की करीबी हो, इसलिए जो बात उसे मैं नहीं समझा सकता वो तुम समझा सकती हो। क्या बात? बोलूँगा, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ क्यों नहीं? राजेश आता ही होगा, उसके सामने बोलने की बात नहीं है। बोलने के लिए मैं तुमसे अलग से मिलना चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता। तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो, क्योंकि आप मजबूर कर रहे हैं। आप मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, राजेश की बाबत कोई बात करना चाहते हैं। इसमें पणजी का जिक्र घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या है कि आप समझते थे कि वो जिक्र छेड़ने से मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी और फिर जो आप कहेंगे उसके जवाब में कहूंगी यस सर, योर वर्ड इज़ माई कमांड। नो नो, यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। पणजी में जो हुआ था वो मेरी ज़िंदगी का एक फेज़ था जो कि ख़त्म है। मैं उसे अब याद नहीं करना चाहती। देखो, पणजी का जिक्र करने के पीछे मेरा कोई खास मकसद नहीं था। तुम, आई रिपीट, मुझे गलत समझ रही हो और ऐसा करके राजेश आ रहा होगा। अब ये किस्सा ख़त्म कीजिए। करता हूँ, लेकिन ताकीद है, राजेश से कोई बात न करना। मैं वो उठ खड़ा हुआ, जाता हूँ। आपका ड्रिंक? आई डोंट नीड इट नाउ। आपने तो छुआ तक नहीं। माई बैड लक। मैं राजेश को क्या बोलूँगी? बोलना, थाने से बुलावा आ गया था, पुलिस वाला है, समझ जाएगा। लेकिन सी यू माई डियर। वो केबिन से निकला और लंबे डग भरता वहाँ से रुखसत हुआ। बाहर आकर उसने अपने थाने एसएचओ को फ़ोन लगाया। कहाँ हो भाई? एसएचओ मुकुंद महात्रे अप्रसन्न भाव से बोला। आई एम सॉरी सर, उसने खेद प्रकाश किया। एक छोटे से काम से निकला था जो बड़ा बन गया, इसलिए अटक गया। मैं ऐसे थाना नहीं चला सकता। सर, मैं थाने के काम पर ही हूँ। थाने के काम पर? थाने के कौन से काम पर? डंकन रोड मर्डर केस के सिलसिले में एक मुखबिर से मिलने का था। वो अलेक्जेंड्रा सिनेमा की कैंटीन में आने वाला था, पर पहुंचा नहीं। अभी वेट तो करना पड़ता है ना। फट्टा है। अरे नहीं सर, वो क्या है कि मैं बोलता हूँ वो क्या है। वो ये है कि इधर एक साथ 2 वारदातें की रपट आई है। जौहर चौक रोड पर छुरेबाजी हुई है। आर्यनल बाजार के होटल चेतन में एक मर्डर हुआ है। अभी फट्टेबाजी छोड़ो और किसी एक मौका वारदात का रुख करो। मैं बोले तो होटल चेतन पहुंचो। ठीक है। अभी उधर कौन है? एसआई आपटे और हवलदार माने। ठीक है, अभी फिक्र न को, मैं सब संभालता हूँ। बढ़िया। नीलेश गोखले नल बाजार और आगे होटल चेतन पहुंचा। चेतन एक मामूली होटल था जहां अमूमन ट्रैवलिंग सेल्समैन ठहरते थे। उसकी दूसरी मंजिल के एक कमरे में उसे सब इंस्पेक्टर गोपीनाथ आपटे और हवलदार रामदेव माने मिले। उस कमरे का मेहमान एक मरियल सा अधेड़ व्यक्ति था जो कि उस घड़ी विक्षिप्त अवस्था में पहुंचा हुआ था। मकतूला एक पक्की उम्र की लड़की थी जिसकी उसके कमरे में गोली मारकर हत्या की गई थी। लाश बेड के बाजू में फर्श पर लुढ़की पड़ी थी। वो उम्र में 31 साल की जान पड़ती थी और उस घड़ी उसके जिस्म पर पैंटी और ब्रा के अलावा कुछ नहीं था। उसके चेहरे पर गहरा मेकअप था जो कि मौत में रंगत राग जैसी निकल आने की वजह से विभत्स लग रहा था। कमरे में आपटे और माने के अलावा लैब से आए टेक्नीशियन, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर और मेडिकल एक्सपर्ट भी मौजूद थे। बकौल एसआई आपटे गोली चलने की आवाज़ एक वेटर ने सुनी थी जिसने कि आगे मैनेजर को खबर की थी। मैनेजर ने आकर मास्टर की से कमरे का दरवाज़ा खोला था तो औरत को फर्श पर लुढ़की पाया था। गोली उसकी छाती में लगी थी और ऐन दिल के ऊपर बने सुराख में से खून तब भी बहता पाया था। कमरे का मेहमान वो मरियल सा अधेड़ व्यक्ति जो कि कोल्हापुर से आया फुटवेयर बनाने वाली एक कंपनी का मालिक था, बेड पर बेहोश पड़ा पाया गया था। होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक उसका नाम हीरालाल मेहरचंदानी था। ओपन एंड शट केस है, ऐसा ही आपटे बोला। मर्डर वेपन का मालिक खुद ये आदमी है। इस इन औरत को शूट किया है, बाकी खुद की बेहोशी वगैरह सब ड्रामा है। नीलेश गोखले ने विचारपूर्ण हुंकार भरी और फिर उसकी निगाह पैन होते हुए सारे कमरे में घूमी। एक टेबल पर 2 इस्तेमालशुदा विस्की के ग्लास एक ट्रे पर पड़े थे और उनके बाजू में विस्की की 2 बोतलें पड़ी थी। एक बोतल रॉयल चैलेंज की थी और खाली थी, दूसरी पीटर स्कॉट की थी और पूरी भरी हुई थी। नीलेश गोखले ने परे दीवार के साथ लगी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे मेहरचंदानी पर एक सरसरी निगाह डाली, फिर सवाल किया, इसकी जेबें टटोली थी? हाँ, ऐसा ही आपटे बोला। बटुआ, रुमाल, कंघी जैसी आम चीज़ों के अलावा कुछ नहीं था। बटुआ? एन चौकस, रोकड़े समेत।
और क्या जाना इसकी बाबत। शादीशुदा आदमी है, 2 जवान बेटियां हैं, अपने बनाए माल की बुकिंग करने हर महीने खुद आता है। इस होटल का रेगुलर कस्टमर है। रंगीन मिजाज, घर से बाहर बीवी से दूर शेर, यही जान पड़ता है। शक्ल से कातिल लगता तो नहीं। इसकी दुहाई भी यही है कि ये कातिल नहीं है। हर कातिल की यही दुहाई होती है। हर महीने आता है। हाँ। कितना टाइम ठहरता है? बस ओवरनाइट। मॉर्निंग में पहुंचता है, अपनी मार्केटिंग करता है, रात ठहरता है, नेक्स्ट डे चला जाता है। इतने टाइट शेड्यूल में छोकरीबाजी का टाइम निकालता है। ऐसे जान पड़ता है। शक्ल से भला इज्जतदार भीड़ू लगता है। शक्ल से क्या पता चलता है? ठीक, ऐसे लोग गृहस्थी के खूंटे से बंधे रहे तभी इज्जतदार होते हैं। साले एन बीवी के पालतू जान पड़ते हैं। एक बार खूंटे से दूर हुए नहीं कि शेर हो जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने का, पोल खुल जाने का खतरा नहीं रहता। मैं बोले तो साला मुंबई खुद आता ही इसलिए है ताकि तफरीहबाजी कर सके, वरना ऑर्डर बुक करने का काम सेल्समैन का होता है। खुद काहे को करता है? सिंपल स्ट्रेट तफरीहबाजी में कत्ल कहाँ से घुसाया? होगी कोई वजह, बोलेगा ना। अभी तो यही बोलता है तोते का माफिक कि कत्ल इसने नहीं किया। लड़की के बारे में क्या पता चला? बाई है, पार्ट टाइम। बोले तो नीचे लॉबी में एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ काम करती है। चिंचपोकली से आती है, जहाँ अपने जैसी एक लड़की के साथ एक चौल की खोली में रहती है। एक वेटर बोलता है कि मेहर चंदानी से काफ़ी बतियाती थी। बतियाती बोलता था, पर साफ हिंट ड्रॉप करता था कि पार्ट टाइम जॉब का जुगाड़ करती थी। ये बेवड़ा है, पीता तो है। मछली का माफिक? बोले तो एक बोतल खाली है। ज़रूरी नहीं कि एक टाइम में खाली की हो, औनी पौनी होगी। फिर हो सकता है लड़की भी घूंट लगाने वाली हो, इसके साथ चीयर्स बोलती रही हो। बोतलों के साथ 2 ग्लास पड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला। हाँ, दोनों बोतलें 2 जुदा ब्रांड की हैं। परदेश में कोई टूरिस्ट वाइन शॉप से दारू खरीदता है तो एक टाइम में 1 बोतल खरीदता है। ज़रूरी तो नहीं। ठीक, पर 2 खरीदता है तो एक ही ब्रांड की खरीदता है, जो भी उसका फेवरेट ब्रांड हो, चाहे रॉयल चैलेंज, चाहे पीटर स्कॉट, चाहे कोई और। एक टाइम में 2 जुदा ब्रांड की 2 बोतलें खरीदने का क्या मतलब? क्या मतलब? एक बोतल उसने खरीदी, या जो तुम औनी पौनी बोले वो उसके पास थी। उसके खत्म हो जाने के बाद उसने किसी तरीके से दूसरी बोतल मुहैया की। किसी तरीके से क्या मतलब? वाइन शॉप पर फिर गया होगा। ऐसा होता तो उसने रॉयल चैलेंज ही खरीदी होती, जिसकी पहली बोतल उसने खाली की थी। तुम ज़रा टाइम पर तवज्जो दो। वाइन शॉप्स का क्लोजिंग टाइम कब का हो चुका है। अब आगे सोचो कि दूसरी बोतल पीटर स्कॉट की जो फुल है कहाँ से आई? सप्लाई की गई। करेक्ट। होटल में मेहमान को ऑड आवर्स पर विस्की कौन सप्लाई करेगा? कोई होटल का ही कर्मचारी। करेक्ट अगेन। लेकिन उसकी लिमिटेशंस है, वो हर ब्रांड सप्लाई नहीं कर सकता। उससे रॉयल चैलेंज की मांग की गई जो पूरी ना की जा सकी। अल्टरनेट के तौर पर उसको पीटर स्कॉट की पेशकश की गई, जो कि उसने कबूल की। क्या? इसलिए यहाँ 2 जुदा ब्रांड की बोतलें। हाँ, रूम सर्विस से बात करो। ऐसा ही आपटे ने की। मालूम हुआ कि उस रूम से विस्की के बारे में दरियाफ्त किया गया था और जवाब में रूम सर्विस ने उस विषय में असमर्थता प्रकट की थी। फिर मेहमान के इसरार पर एक वेटर को उसके कमरे में भेजा गया था। कौन से वेटर को? मालूम पड़ा कि उसका नाम महेश मंडल था, लेकिन वो उस वक्त होटल में उपलब्ध नहीं था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा चुका था। उसे थामने का नीलेश गोखले बोला, होटल के रिकॉर्ड से उसके घर का पता निकलवाने का और उसे फौरन हिरासत में लिए जाने का इंतजाम करने का। देख लेना, वही कातिल निकलेगा। ऐसा ही आपटे के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। थामने में क्या वांदा है? नीलेश सख्ती से बोला। बेगुनाह निकलेगा तो छोड़ देंगे। खामखा की परेड है। ऐसा ही आपटे असंतोषपूर्ण स्वर में बोला। कातिल वो सामने बैठे लाए कुर्सी पर। ठीक है, पर मेरे वाला ऑप्शन ट्राई करने में क्या वांदा है? इतने में क्या ये भीड़ू कब्जे से निकल जाएगा? ऐसे कैसे निकल जाएगा? हिल के तो दिखाए, गोली मार दूंगा। तो फिर ठीक है, थामते हैं इस महेश मंडल को। नतीजा मेरे को मोबाइल पर बोलने का। ओके। आधी रात के करीब नीलेश गोखले सयाजी घुसाल करके आवास पर लौटा। कॉल बेल के जवाब में घोषालकर ने खुद मुख्य द्वार खोला। बात हुई भाई के साथ? गोखले पर निगाह पड़ते ही वो बोला। नीलेश ने सहमति में सिर हिलाया। घोषालकर उस वक्त रेशमी लुंगी और कुर्ता पहने था, उम्दा स्कॉच में महक रहा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। क्या बोला? इधर ही खड़ा होके बोलने का। वो सक पकाया। उसने घूर कर नीलेश को देखा।
भाव खा के बोलता है। फिर बोला, कोई वांदा क्या? नीलेश ने जवाब न दिया। वो एक तरफ हटा। नीलेश भीतर दाखिल हुआ तो उसने उसके पीछे दरवाज़ा बंद किया। बहुत टेम खोटी करके आया, घुसालकर बोला। भाई से लेट मुलाकात हो पाई। तभी घुसालकर के साथ ड्राइंग रूम में कदम रखते ही नीलेश ठटका। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। सामने अन्ना रघु सेट्टी बैठा था। नीलेश जानता था कि वो अमूमन खंडाला में रहता था, जो वहाँ से 125 किलोमीटर दूर था। उसका उस घड़ी वहाँ होना ही साबित करता था कि उसके भाई की गवाही की रूह में सावंत का कारनामा गंभीर मसला बन चुका था। वो एक कोई 55 साल का लंबा ऊंचा आदमी था, जिसके सिर के बाल घने थे लेकिन सफ़ेद थे। भवें भी घनी थी लेकिन स्याह काली थी। मूछ वो रखता नहीं था, इसलिए कहना मुहाल था कि होती तो किस रंग की होती। उसका चेहरा हमेशा ऐसा भावहीन रहता था कि उस पर से कुछ पढ़ पाना नामुमकिन होता था। गौर से देखने पर खाली आंखों में लोमड़ी सी चतुराई और काइयापन की झलक दिखाई देती थी। फैमिली को, जिसमें बीवी और 3 बच्चे थे, खंडाला में रखता था और उनको मुंबई में बसाने की उसने कभी कोई कोशिश नहीं की थी। कोलाबा में उसका एक भव्य पेंट हाउस अपार्टमेंट था, जिसे वो अपनी खंडाला और मुंबई के बीच की शंटिंग के दौरान इस्तेमाल करता था। उसकी ज़िंदगी की अहम तरीन ख्वाहिश राज बहादुर बखिया मरहूम की तरह मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक छत्र बादशाह बनने की थी, जो कि वो जानता था कि कितनी वजूहात थी, कभी पूरी नहीं होने वाली थी। फिर भी फ्रांसिस सिक्वेरा और अयूब बाटला के मुकाबले में मुंबई में उसका ज़्यादा दबदबा था और उसकी ज़्यादा रोकड़ा पीटने की सलाहियत थी। सरकारी तंत्र जाल की तकरीबन जगहों पर, जिनमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस का महकमा प्रमुख थी, उसकी घात थी। वो बड़ा मवाली था, फिर भी कभी जेल नहीं गया था, कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, कभी किसी मेजर केस में उसकी निशानदेही नहीं हुई थी। बावजूद इसके मुंबई में उसकी असलियत से कोई नावाकिफ नहीं था। नीलेश ने उसका अभिवादन किया। कैसा है गोखले? शेट्टी संजीदा लहजे से बोला। ठीक, नीलेश बोला। ठीक ही होना मांगता है, आजा। पर एक खिड़की के करीब एक और आदमी बैठा था, जो जीन्स और मैचिंग जैकेट पहने था और जो बॉडी बिल्डर जान पड़ता था। गोखले उससे भी वाकिफ था। उसका नाम इकबाल गावली था। वो शेट्टी का बॉडीगार्ड था। एक कान से पूरी तरह से बहरा था, इसलिए बात उसके अच्छे कान के करीब ना बोली जाए तो मुश्किल से सुनता था। नीलेश ने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो उसने भी वैसे ही हाथ हिलाकर जवाब दिया। शेट्टी के इशारे पर नीलेश उसके सामने एक सोफा चेयर पर बैठा। घुसालकर आगे बढ़ के सोफे पर अपने बॉस के पहलू में विराजमान हुआ। अभी बोल, क्या खबर है? घुसालकर बोला। कैसी बीती भाई के साथ? अच्छी, नीलेश बोला। बोले तो? वो कोऑपरेट करेगा। वो बात उसने अपनी गारंटी पर कही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि आखिरकार उसने राजेश को भाई लोगों से सहयोग करने के लिए मना लेना था। बढ़िया। पंगा कौन मांगता है? लोचा कौन मांगता है? मांगता है ही नहीं। कोई पंगा नहीं होगा। शेट्टी हौले से खांसा। तत्काल सबकी तवज्जो उसकी तरफ गई। गोखले, शेट्टी बोला, तेरा भाई है तो बोले तो तेरे जैसा ही स्मार्ट होगा। ऐसी है कुछ कुछ। नीलेश तनिक अप्रसन्न भाव से बोला। अक्ल वाला, मगज वाला। हाँ, इस वास्ते मगज से काम लेगा। कोर्ट में सावंत की शिनाख्त नहीं करेगा, उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। ठीक, यही तय हुआ है। रोकड़ा क्या तय हुआ? घुसालकर साहब 15 लाख बोला। क्या गलत बोला? एन सही करके बोला। सब इंस्पेक्टर है ना तेरा भाई? हाँ। 12-13 हजार से ज़्यादा क्या पगार होगी? इतनी ही है। इतनी पगार पाने वाले भीड़ू के लिए एक मुश्त 15 पेटी बहुत बड़ी रकम। 15 पेटी रोकड़ा कभी इकट्ठा देखा नहीं होगा क्या? आप ठीक कह रहे हैं। मेरे को उससे बात करना मांगता है। क्या? कल रात का कोई टाइम फिक्स कर, क्योंकि अक्खा दिन मेरा बिजी। लेकिन? क्या लेकिन? नीलेश ने बेचैनी से पहलू बदला। शेट्टी की राजेश से मुलाकात की मांग करना सिद्ध करता था कि वो आश्वस्त नहीं था कि राजेश कोऑपरेट करेगा। ऐसा ठीक नहीं होगा, वो बोला। काहे को? शेट्टी बोला। उसका आपके साथ देखा जाना कोर्ट में उसके अपनी गवाही से फिरने की वजह समझा जाएगा। मेरे को उससे चौपाटी पर नहीं मिलने का, मुंबई सेंट्रल पर नहीं मिलने का, इधर ही मिलने का, जिधर तू बैठे लाया गोखले। क्या? नीलेश ने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। इधर कौन देखेगा? कोई नहीं। अभी आई बात मगज में। 10 बजे, कल रात 10 बजे उसको इधर लेके आने का। क्या? नीलेश ने तुरंत उत्तर ना दिया। 2 जोड़ी शशंक निगाहें उस पर टिक गई। क्या? सेट्टी बर्फ से सर्द लहजे में बोला। ठीक है,
नीलेश गोखले बोला। दोनों की आंखों के भाव बदले। क्या ठीक है? शेट्टी बोला। कल रात 10 बजे मेरा भाई मेरे साथ इधर होगा। बढ़िया, अभी निकल ले। अपमान और पराजय का अनुभव करता नीलेश गोखले, इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस, वहां से रुखसत हुआ। बिग बॉस की पीछे मौजूद की वजह थी जो किसी ने उसे पानी का ग्लास तक नहीं पूछा था। पीछे शेट्टी घोसालकर से संबोधित हुआ। गोखले तेरा आदमी है, मैं इसके मिजाज से वाकिफ नहीं। मिजाज ठीक है, घोसालकर इत्मीनान से बोला। कोई लोचा नहीं, खाली मिजाज का जरा कड़क है। तुम्हारे को नहीं जमा बाप? हमारे किस काम आता है? हमारे डोप पैडलर्स को कवर देता है, हमारे जुए के अड्डों पर और भाइयों के ठियों पर निगाह रखता है। कभी किधर रेड पड़ने वाला हो तो एडवांस में खबर पहुंचाता है, हमारे आदमियों को प्रोटेक्शन देता है। बोले तो हमारे बहुत काम का भीड़ू है। अभी भी सब यही सेट करेगा। घुसालकर सगे भाई का मामला है, वो बोलते हैं ना, खून पानी से गाढ़ा होता है। बरोबर बाप, पण रोकड़े से गाढ़ा नहीं होता। ठीक है, चांस लेता है, पर मेरे को दूसरा इंतजाम भी रेडी रखना मांगता है। दूसरा इंतजाम बोले तो? गोवा में जॉन्स फर्नांडो को फोन लगा, उसको बोल वो अपना कोई ऐसा हिटमैन तैयार रखे जो फौरन 5 मिनट के नोटिस पर एक्शन में आ सकता हो। घोसालकर सक पकाया। गोवा से? वो बोला। गोवा से हिटमैन कॉल करने का बॉस? और क्या करने का? अपना एक्सीडेंट स्पेशलिस्ट भीड़ू जगन रावले साला फेल, शिवराज सावंत अंदर बैठे लाए, जयंत प्रधान के पास अभी काम है। काम है? मेरे को शशिकांत सालवी से लोचा, खाली उसको मालूम उसके पीएस विष्णु सरनायक को कौन टपकाया। उसको मालूम कि सरनायक की छोकरी गवाह होने की वजह से गई। सालवी कभी हमेरे से एंटी हो गया तो फिर प्रॉब्लम करेगा। इस वास्ते मैं प्रधान को बोल के रखा कि किसी टाइम एन सेव करके उसको भी टपकाने का। ओह, और तेरे को घुसालकर उसकी जगह लेने वाला कोई भीड़ू सेट करने का, वरना दुबई से हमारा माल इधर पहुंचने में लोचा। मैं करेगा सेट, अर्जेंट करके। बरोबर, पर हिटमैन गोवा से? पुलिस वाले का मामला है, हिटमैन बाहर से आएगा, क्विक इन एंड आउट वाला काम करेगा तो कैसे कोई उसको हमारे से लिंकअप करेगा। बढ़िया बढ़िया, एन दिमाग से सोचा बॉस। ओके, बोलेगा जॉन फर्नांडो को अभी मैं ड्रिंक डिनर का ऑर्डर करे? नहीं। क्या बोला बाप, रात इधर रिच नहीं रुकने का? नहीं, मेरा ड्रिंक डिनर कोलाबा में वेट करता है। वेट करता है? 36 25 36। ओह, अभी मेरे को किधर मालूम था कि बॉस आज नया छोकरी खोलने का। जवाब में सेट्टी की आंखें आधी मूंद गई, उसके चेहरे पर लिप्सापूर्ण मुस्कुराहट आई। जाता है, फिर एकाएक उठता हुआ बोला। इकबाल गावली चाबी लगे खिलौने की तरह उठा। उसने लपक कर मुख्य द्वार खोला और बाहर झांका, फिर बाहर निकलकर उसने बॉस को इशारा किया। बॉस और उसका बॉडीगार्ड वहां से रुखसत हो गए। वापसी में नीलेश गोखले को अपने थाने का रुख करना चाहिए था, लेकिन वो तारदेव पहुंचा, जहां की होटल की तरह चलने वाले हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 4थी मंजिल पर उसका 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग वाला फ्लैट था। वहां सबसे पहले उसने अपनी वर्दी उतारी और उसकी जगह जीन्स और कॉलर वाली टी शर्ट पहनी। फिर उसने अशोक थॉमस को फ़ोन लगाया। अशोक थॉमस प्रोफेशनल गैम्बलर था जो साल 6 महीने गोवा में गुजारता था, क्योंकि वहां स्थापित कैसिनोज की वजह से जुआ वहां गैरकानूनी नहीं था। बड़ी देर बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया गया। थॉमस, नीलेश ने पूछा। बोलता है, जवाब मिला। कौन? मैं नीलेश गोखले। ओए, कैसा है गोखले साहब? टुन लगता है? अभी नहीं, अभी टेम है। पीछे कहीं से एक खनकती सी जनाना हंसी की आवाज़ आई। तफरी कर रहा है? बॉस, टेम देखो ना, ऑलमोस्ट 1 in the morning। मेरी घड़ी ठीक है तो? ठीक है। और क्या करे, इतनी रात गए। बढ़िया, खुशकिस्मत है तू। कैसे फ़ोन लगाया? तेरे से कुछ जानकारी मांगता है। ये टाइम वांदा है कोई? नहीं, बोलो, क्या बोलने का है? हनी बियांको, नौजवान गोवानी लड़की का नाम है, सिंगर है, पियानो बजाती है, 2 साल पहले पणजी में थी। बढ़िया बनी हुई, आवर ग्लास फिगर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, क्लीन फीचर्स, अबाउट 27 और 28। वही, तुम्हारी याददाश्त कमाल की है। अभी थोड़ा ड्रंक है, वरना ब्रा के कप्स का साइज और पैंटीज का ब्रांड भी बोलता। बढ़िया, क्या जानता है उसके बारे में? खास कुछ नहीं, सिवाय इसके कि कभी अलेक्स रोजाना का माल होती थी। माल? उससे फिट, लाइक अ कीप। यू सेड इट बॉस। ये अलेक्स रोजानो कौन हुआ?
बड़ा स्मगलर था, पणजी से ऑपरेट करता था। हाँ, कोई साल सवा साल पहले फिनिश हुआ, टिटनेस से मरा। लोहे की मामूली खरोंच ने जान ले ली, परवाह ना की, टिटनेस हो गया। साला 10,000 में से एक भीड़ू को होता है, वो भीड़ू एलेक्स रोजानो। कितना डिग्रेडेशन है बड़े स्मगलर का। साला कोस्ट गार्ड्स की बुलेट से मरता तो अंडरवर्ल्ड में सान बनता। टिटनेस से मरा, स्क्रूड बाय ब्लडी लक। आगे भी तो बोल। आगे बोले? हाँ, आगे किधर? थॉमस। ओह, यू मीन एलेक्स रोजानो का स्टोरी आगे बढ़ाए? हनी बियांका की स्टोरी को आगे बढ़ा। ओह, वो क्या है कि 2.5-3 साल पहले मैं पणजी में हनी बियांको से मिला था। तब उसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट होकर हटा था। कर्टेसी कॉल पर अस्पताल गया था तो उधर उस छोकरी को क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा देखा था। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? जैसे कोई टुन भेड़ू कार चलाता है तो करता है। वो रोजानो के साथ कार में सवार थी। कार रोजाने चला रहा था और बोलते हैं फुल टुन था। एक बस को हेड ऑन हिट किया। छोकरी का दोनों टांग टूट गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स यू नो। गोखले के जहन पर हल्का सा लंगड़ा कर चलती हनी बियांको का आंख सुभरा। पणजी में जो हुआ वो मेरी जिंदगी का एक फेज था जो कि खत्म है। मैं उसे अब याद नहीं करना चाहती। कैसे याद करना चाहती? कैसे याद करती कि कभी वो एक स्मगलर की रखेल होती थी। उस बात को हवा मिलती तो उसकी मौजूदा आशनाई को ग्रहण न लग जाता। तब जरूर वो समझ रही थी कि वो खुद उससे ताल्लुकात बनाना चाहता था और पणजी का जिक्र करके उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। साली अक्खी इडियट, जो या तो सुनती ही नहीं थी, सुनती थी तो समझती नहीं थी। थॉमस अभी बोल ही रहा था कि उसने संबंध विच्छेद कर दिया। अब देखना यह था कि जो लड़की पणजी के जिक्र से आंदोलित हो उठी थी उस पर एलेक्स रोजाने के जिक्र की क्या प्रतिक्रिया होती है। ठीक, उसे समझाना जरूरी था कि उसके अतीत से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने भाई का मिजाज दुरुस्त करने में, सावंत के खिलाफ उसकी गवाही की बाबत उसकी जिद तोड़ने में उसकी मदद चाहता था। उसने वार्डरोब से एक कोट निकालकर पहना और फिर घर से निकल पड़ा। वो माहिम पहुंचा। माहिम में पार्क कहाँ था उसे मालूम था। आगे होटल पार्क व्यू तलाश करने में उसे कोई दिक्कत पेश न आई। पार्क व्यू एक छोटा सा मामूली लेकिन साफ सुथरा होटल निकला। रिसेप्शन पर से उसने हनी बियांको का रूम नंबर दरियाफ्त किया तो रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर जो हिचकिचाहट आई वो उसने उसे अपना आई कार्ड दिखाकर दूर की। रूम नंबर 403, चौथा माला। लिफ्ट द्वारा वो चौथी मंजिल पर पहुंचा। उसने 403 की कॉल बेल बजाई। कौन? भीतर से हनी की आवाज आई। शुक्र था कि वो क्लासिक से लौट आई थी। नीलेश गोखले, वो धीरे से बोला। राजेश का भाई। क्या मांगता है? तुमसे बात करना मांगता है। ये टेम? क्या हुआ है टेम को? रात का 1:30 बजा है। वांदा नहीं? मेरे को है ना, मेरे को अर्जेंट करके बात करने का है और अभी करने का है। दरवाज़ा खोल। धमकी का असर हुआ। बोझिल सन्नाटा सा छा गया। मेरे को अक्खा नाइट इधर ही ठहरने का नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो कातर भाव से बोली। हो सकता है। दरवाज़ा खोल, फिर ठीक समझता हूँ। ये जाती है। अरे हुज्जत बंद कर, मैं भयानक हो जाऊंगा। धांधली है। ठहर जा साली। दरवाज़ा खुला। चौखट पर एक झीनी नाइट पहने हनी प्रकट हुई। अब बोलो। नीलेश ने उसे बांह पकड़कर एक बाजू किया और भीतर कदम रखा। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और वापस उसकी तरफ घूमा। हनी ने भयभीत भाव से पलके फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ देखा। ड्रामा मत कर, नीलेश सख्ती से बोला। मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मालूम तेरे को? उसने थूक निकली। बैठ। उसने बैठने का उपक्रम ना किया। नीलेश ने उसे एक करीबी कुर्सी पर धकेल दिया और खुद एक दूसरी कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठ गया। सिगरेट पीती है? उसने पूछा। उसने इनकार में सिर हिलाया। मैं पिए तो कोई वांदा? उसने फिर इनकार में सिर हिलाया। थैंक यू। उसने एक सिगरेट सुलगाया और विचारपूर्ण भाव से उसका एक लंबा कश खींचा। क्या? फिर बोला। क्या क्या? तू बोली मैं तेरे को गलत समझ रहा हूं, अभी ठीक करके समझा। मेरे समझाने से समझ जाओगे? ट्राई कर। वो खामोश रही। छोड़, कुछ समझाना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। समझ, तू राजेश से मोहब्बत करती है, इसलिए उसकी हमदर्द बनकर, उसके वेलफेयर के लिए फिक्रमंद बनकर समझ। उसके साथ पंगा पड़ गया है, बड़ा पंगा, जो उसकी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है, उसकी लाइफ फिनिश कर सकता है। ओह नो, वो एक कत्ल का गवाह बन गया है। कातिल भाई लोगों का आदमी है जो कि उसकी गवाही पर फांसी पर झूल सकता है। तेरे को बोला वो कुछ? नहीं। मैं बोलता है। अभी कुछ दिन पहले दशरथ हजारे करके एक आदमी का कत्ल हुआ था। तब बदकिस्मती से
राजेश मौका वारदात के करीब मौजूद था और उसने कत्ल के ऐन बाद धुआं उगलती गन हाथ में लिए शिवराज सावंत नाम के एक आदमी को मकतूल के सिर पर सवार देखा था। कातिल तब मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया था, लेकिन बाद में राजेश की निशानदेही पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब राजेश उसके खिलाफ गवाह बनकर कोर्ट में उसको आइडेंटिफाई करेगा तो उसका मौत की सजा पाना महज वक्त की बात होगी। वो कातिल शिवराज सावंत भाई लोगों का खास है और उन्हें होल देता है कि अगर उसे ना बचाया गया तो वो भाई लोगों की बाबत सब बक देगा, लिहाजा उसे बचाया जाना जरूरी है और इसलिए राजेश का अपनी गवाही से बाज आना जरूरी है। नहीं बाज आएगा तो भाई लोगों के हाथों उसका अंजाम बुरा होगा। अभी समझ में आया कुछ? हनी ने सहमति में सिर हिलाया। अब प्रॉब्लम यह है कि राजेश अपने सिर पर मंडराते जान के खतरे को पहचानने को तैयार नहीं। वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि गवाही जरूर देगा। तो चाहती है कि वो जान से जाए? नहीं, तत्काल वो व्याकुल भाव से बोली, हरगिज नहीं। मेरा यही ख्याल था, इसी वास्ते तेरे द्वारे आया। आप ये सब कैसे जानते हैं? क्या बोला? आपका इस सारे सिलसिले से क्या वास्ता है? आई मीन वेयर डू यू फिट इन द पिक्चर? वो क्या है कि आप भाई लोगों की तरफ हैं। मैं अपने भाई की तरफ हूँ, इसलिए उसकी सलामती के लिए फिक्रमंद हूँ। भाई की सलामती खतरे में है, ये बात आपको कैसे मालूम है? जब जिसकी जान पर बनी है उसे नहीं मालूम तो आपको कैसे मालूम है? उसे मालूम है। तो दोस्तों, ये था गवाही नॉवल का पार्ट 5। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।